नेहरू की बात जब भी आती है तो उनकी कश्मीर की जो नीतियां रहीं, जो फैसले रहे, उसको लेकर जो गलतियां की उन्होंने, उसकी चर्चा होती है। कभी चीन को लेकर उनकी नीतियों में जो गलतियां रहीं उसका जिक्र किया जाता है। लेकिन आज मैं ना कश्मीर की बात कर रहा हूं, ना चीन की बात कर रहा हूं। आज मैं वो चैप्टर खोलूंगा जिसमें कश्मीर और चीन से भी बड़ा ब्लंडर जो तात्कालिक प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किए, आज उसका चैप्टर खोल रहा हूं जिसके बारे में चर्चा ही नहीं होती। और ये वो ब्लंडर है जो नेहरू जी ने किया, और हम अपनी जबान से नहीं बताएंगे, बड़े बड़े लोग आपको बताएंगे कि नेहरू जी ने क्या ब्लंडर किया जिसने देश को पीछे धकेल दिया 40 साल। वरना आज वही सोने की चिड़िया होता है भारत जो एक जमाने में होता था अंग्रेजों के आने के पहले। दरअसल ये चैप्टर नेहरू की आर्थिक नीतियों का चैप्टर, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे नेहरू ने भारत के आर्थिक विकास का जो रास्ता पकड़ा, उस रास्ते में देश की स्पीड रुक गई, और यह स्पीड ऐसी रुकी कि इसने देश को दूसरे देशों के मुकाबले 40 साल पीछे कर दिया। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजादी मिले हुए 75 साल हो गए हैं, और 75 देश किसी भी देश के लिए 75 साल किसी भी देश के लिए कम समय नहीं होता। 75 साल में दुनिया के कई देश समृद्ध हो गए, कई सुपर पावर बन गए, लेकिन भारत ने तब रफ्तार पकड़ी जब आजादी के बाद कई दशक बीत गए थे, वरना भारत कहीं और होता। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार बताया जाता है तो वो आर्थिक नीतियां बताई जाती हैं जो आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए अपनाई, क्योंकि उन्हीं आर्थिक नीतियों का प्रभाव आजादी के 3-4 दशक तक देखने को मिला। आज हम अमीर देशों से भी आगे होते अगर आजादी के बाद हमारी नीति सही रास्ता पकड़ लेती, लेकिन नेहरू जी ने अपने हिसाब से रास्ता तय किया, देश उस पर चला और स्पीड हमारी नीचे हो गई। एकदम ऐसे खड्डे वाले रास्ते थे कि फर्स्ट से गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। गरीबी कम होनी चाहिए थी, कम हुई ही नहीं। नेहरू के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने भारत में बड़े बड़े उद्योग खड़े किए, बांध बनवाए, शिक्षा चिकित्सा के संस्थान स्थापित किए। लेकिन इस दौरान नेहरू ने एक बहुत बड़ी गलती की जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। मशहूर अर्थशास्त्री हैं अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने पिछले साल नेहरू की गलतियों के बारे में एक लेख लिखा था कि आजादी के बाद के दशकों में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, मतलब जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको प्राथमिकता दी गई। और उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी गलती थी नेहरू की, क्योंकि नेहरू मानते थे कि भारी उद्योग ही आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। 1953 में नेहरू ने एक भाषण में कहा था कि अगर हम भारी उद्योगों को विकसित नहीं करेंगे तो रेलवे, प्लेन, गन जैसी सभी मॉडर्न चीजें खत्म हो जाएंगी, या फिर हमें इन्हें विदेश से आयात करना पड़ेगा, और अगर आयात करना पड़ेगा तो हम दूसरे देशों के रहमो करम पर हो जाएंगे और दूसरे देशों के गुलाम हो जाएंगे। सुनने में लगता है कि हाँ, बात तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ियां हैं, अभी बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा 1956 में नेहरू जी ने एक भाषण दिया था, कहा कि औद्योगिकीकरण को लेकर लोगों की पहले सोच ये थी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाया जाए जिससे रोजगार भी मिले। लेकिन अब आइडिया यह है कि हमें भारी उद्योग, बुनियादी उद्योग से शुरुआत करनी चाहिए। हमें बड़े पैमाने पर आयरन और स्टील का उत्पादन शुरू करना चाहिए। हमें मशीनों को बनाने वाली मशीन के उत्पादन से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अरविंद पनगड़िया ने बताया कि नेहरू की इस रणनीति के दुष्परिणाम देखने को मिले, क्योंकि अरविंद पनगड़िया के मुताबिक जितनी भी पूंजी थी देश के पास, वो सब भारी उद्योगों के लिए लग गई। ये पूंजी भी भारी उद्योगों में भी हर प्रोडक्ट लाइन के लिए उत्पादन का बड़ा स्तर रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उधर लाइट मैन्युफैक्चरर्स को घरेलू और छोटे उद्योगों तक सीमित कर दिया गया, और वो भी कम उत्पादन कर रहे थे। अगर आज की आप नरेंद्र मोदी की नीति से कंपेयर करें तो एकदम उल्टा। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाओ, जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा दो ज्यादा से ज्यादा। ये जो आज का फोकस है उससे अलग नेहरू जी कर रहे थे कि भारी उद्योगों को बढ़ाओ, छोटे उद्योग नेग्लेक्ट हो रहे थे। उस वक्त देश में ज्यादा महंगाई और करेंसी के फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की वजह से देश के ज्यादातर उत्पाद विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, और देशी उत्पादों को बचाने के लिए सख्त इंपोर्ट लाइसेंसिंग का सहारा लिया गया। अब इसने कैसे देश को पीछे खींचा, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार पनगड़िया साहब ने इसी लेख में और आगे क्या लिखा वो सुनिए, फिर इतिहास के चैप्टर खोलो। भारी उद्योगों में भारत के अनस्किल्ड क्लास के लिए रोजगार ही नहीं था।
भाई वो भारी उद्योग है, ऐसा उद्योग है जिसके लिए भारतीय लेबर क्लास तैयार नहीं था, तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा था। लोगों की आय होने से मध्यम और छोटे उद्योगों के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी सीमित हो गई, और यही वजह है कि कामगार आबादी का कृषि से उद्योगों में जिस तरह से शिफ्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 1951 में कृषि पर जो आबादी निर्भर थी भारत के अंदर वो 70% के आसपास थी, 69.7%। 1961 10 साल बाद हम वही हैं 69.5% पर, क्योंकि जो उद्योग लग रहे थे जो देश की को गति दे सकते थे वो ऐसे थे ही नहीं कि जो गांव का कृषक है वो इधर शिफ्ट हो, तो हम वही हैं 1961। फिर आई 1971, 69.7% आबादी अभी भी कृषि में है। आप देख रहे 3 दशक बीत गए लेकिन भारत की कृषि वाली आबादी वही कृषि कर रही, वो उद्योगों से जुड़ी नहीं पाई। नेहरू जी ऐसी नीति लेकर आए और इसीलिए गरीबी में भी कोई कमी नहीं आई, गरीब का गरीब बना रहा। फिर इंदिरा जी आए, उन्होंने कहा हम गरीबी मिटा देंगे, लेकिन जो गरीब वहां तक बना रहा उसके लिए नेहरू जी भी जिम्मेदार थे। कई लोग मानते हैं कि अगर नेहरू ने सिर्फ भारी उद्योग को प्राथमिकता न दी होती और दूसरे उद्योगों पर भी ध्यान दिया होता जिससे भारत के तबके अनट्रेन्ड लोगों को रोजगार मिलता तो देश के हालात अलग होते। और यह सिर्फ आज की बात नहीं है, नेहरू के कई प्रशंसक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नेहरू ने कई मामलों में गलतियां की। एक लेखक है रामचंद्र गुहा, उन्होंने नेहरू को क्रिटिसाइज कर दिया, जबकि बहुत बड़े प्रशंसक हैं नेहरू के। उन्होंने पिछले साल एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनका मानना है कि नेहरू की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को नजरअंदाज किया। उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए पहली प्राथमिकता अशिक्षा को खत्म करना था। नेहरू की दूसरी बड़ी नाकामी यह थी कि जब तक सरदार पटेल उनके साथ थे तब तक तो वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब सरदार पटेल 1950 में नहीं रहे, सी राजगोपालाचारी नेहरू के कैबिनेट से निकलकर मद्रास के मुख्यमंत्री बनने चले गए। उसके बाद से नेहरू के समकक्ष उनके कैबिनेट में कोई बचा ही नहीं, और इसके बाद से नेहरू सबसे दूर हो गए, काफी हद तक अहंकारी भी हो गए। तो नेहरू के प्रशंसक भी आलोचना कर रहे हैं कि एक तो नेहरू अहंकारी हो गए जब से पटेल उनके साथ नहीं रहे, और दूसरा कि शिक्षा को लेकर भी काम नहीं किया जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था, बेसिक शिक्षा। नेहरू की आर्थिक नीतियों की वजह से सी राजगोपालाचारी ने उनसे नाता तोड़ लिया। सी राजगोपालाचारी नेहरू के बहुत करीबी थे और वो आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1957 में सी राजगोपालाचारी ने आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर नेहरू से संबंध तोड़ लिया। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है कि नेहरू को जानने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी नीति ठीक नहीं थी, आर्थिक नीति। 1959 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी स्वतंत्र पार्टी बनाई। स्वतंत्र पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों में यह बताया गया कि स्वतंत्र पार्टी प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नियंत्रण के खिलाफ है। वही चीज जो 91 में जाकर हुई, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया गया। यह उस वक्त सी राजगोपालाचारी कह रहे थे प्राइवेटाइजेशन बढ़ाओ भाई, नियंत्रण छोड़ो सरकार का। नेहरू मानने को तैयार नहीं थे, देश पीछे जा रहा था। प्राइवेट कंपनी बनाने या उद्योग लगाने को लेकर जिस तरह से नेहरू के बनाए सिस्टम में परमिशन और लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, उसी से राजगोपालाचारी ने ही इसे लाइसेंस परमिट राज शब्द दिया था और नेहरू और उनकी नौकरशाही की तीखी आलोचना की थी। नेहरू की नीतियों से बने सिस्टम की वजह से उस वक्त होता क्या था यह भी सुनिए। होता यह था कि किसी उद्योग को लगाने के लिए कम से कम 80 एजेंसियों और अलग अलग मंत्रालय से अप्रूवल लेना पड़ता था। आज जो आप सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी के जमाने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग सुधर रही है, उससे क्या हो रहा है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? ज्यादा परमिशन नहीं लेना है, सब खटाखट हो रहा है। उद्योगपतियों को लगता है चलो अच्छा है, जल्दी काम हो। उस वक्त 80 एजेंसी और मंत्रालयों से अप्रूवल लगता था। सरकार ही तय करती थी कि क्या उत्पादन भी करना है, यह सरकार बता रही है। सरकार ही तय करती थी कि कैसे उत्पादन करना, और सरकार ही तय करती थी कि कितना उत्पादन करना है और कितने दाम पर बेचना है। इसमें इस बात का ध्यान ही नहीं रखा गया कि मुनाफे से आगे के लिए पूंजी बनती है।